जरूरी नहीं है। सो एक तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स का हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। बैलेंस हमारे पास क्या होती है कि व्हेन द टू फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, और अनबैलेंस क्या होती है, देयर इज सम काइंड ऑफ रिजल्टेंट। अब बैलेंस फोर्सेस के अंदर हमारे पास टू सिनेरियोस क्रिएट होते हैं कि इफ द फोर्सेस आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, दैट डज नॉट मीन दैट द ऑब्जेक्ट हैज कम टू रेस्ट। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज द ऑप्शन, देयर इज सम टाइम वो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें अपने जिम्मे रखना है। तो ये सारी फोर्सेस की डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं। इन सब के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन्स। ये सब क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी। सिर्फ हमें ये याद होना है कि किन डायरेक्शंस में लगती हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, जिस सब्जेक्ट में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन ने एक्ट करना है। तो फ्रिक्शन जो है वो वेरी कर सकता है। वेट की फिक्स होती है कि जहां पे भी है वेट ने ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करना है, अपथर्स ने ऑलवेज अपवर्ड एक्ट करना है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, आपने इसको मिक्स नहीं करना। इट्स नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स, इट्स अ रिजल्टेंट फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेट। एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स एंड ये फ्रिक्शन की एग्जांपल है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, अब तो ओके। फ्रिक्शन है। सॉरी। अब तो ये तो अब हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेट है। इट्स अ रिजल्टेंट फोर्स, इट्स नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स। वो उसके मोशन को नहीं स्टॉप करती है या रेजिस्ट नहीं कर रही होती है उसको। ड्रैग फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस समथिंग एल्स। बाकी रिजल्टेंट फोर्सेस में हम लोगों ने क्या पॉइंट पढ़ा था, कि अगर रिजल्टेंट फोर्स इन द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन लग रही होती है तो स्पीड ने क्या होना होता है, इंक्रीज। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। वी आर नॉट गोइंग टू से कि ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द रॉन्ग वर्ड। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये जरूर डिसाइड करेगी whether a force is going to act in a forward direction or sorry, is it going to speed up or slow down। ठीक है, यहीं पे हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि whenever an object is moving in a circular path, resultant force is always going to be acting towards the center। किसी भी पोजीशन पे होगा, उस पोजीशन पे उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे होगी, लाइक दिस। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। दैट इज कैट इफ एनी पॉइंट फोर्स बिकम जीरो, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉलो दिस पाथ। ओके, अब इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या बन रही है हमारे पास, 20, बिकॉज द एरोज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 100। एंड जीरो। व्हाई इज दैट, बिकॉज बोथ द एरोज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस 100 माइनस दिस 100 इज गोइंग टू बी जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड। एंड 320 एंड 270 आई गेस 50 न्यूटन होता है। जी। ठीक है, तो इन को रिजल्टेंट, अब ये इसमें ये बैलेंस फोर्स होगी, ये दोनों अनबैलेंस फोर्सेस होंगी, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, मास स्केलर मास है, देखो सो वेट वेक्टर है। ये सेम रहता है एट एवरी पॉइंट, इट्स गोइंग टू चेंज एट एवरी पॉइंट एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। मास को किलोग्राम्स में मुहैया करते हैं, वेट को न्यूटन्स में मुहैया करते हैं। वेट को जो है वो न्यूटन मीटर से मुहैया कर सकते हैं, और मास को फिजिकल बैलेंस से मुहैया कर सकते हैं। वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, और अगर हमें मास को मुहैया करना है, इट्स गोइंग टू बी फोर्स पर यूनिट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जी। इसके बाद
It's also known as gravitational acceleration and gravity, and its value is 9.8 जो हम normally use करते हैं. Okay? वो ना जब हम निकल के शादियों के तो क्या नहीं उसकी हर सुना वीडियो आ रही है सब देखने की उसमें ना वो जैसे बात दो तीन पढ़ने तो लगता है तो आपसे लाइफ में क्या आप सीख रहे हो ये सब बात कर रहे हो तो ऐसे इन्वेस्ट कर ऐसे इन्वेस्ट कर दाल भी ऐसे डालनी बाड़ी में होती है अब एयर रेजिस्टेंस जब जीरो होती है तब उसको फ्री फॉल मोशन जो है वो कंसिडर करते हैं. एंड फ्री फॉल मोशन ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो. कोई रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती है. एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. मैंने तो इसका ना रामसू से जाते मेरे फादर ने मालूम ना उनको देखो जाते ना बुरानी तो नहीं आपको दोस्त प्रार्थना नहीं है ठीक है ना आपको जाते नहीं लाती है ना आपको कुछ कर दिया दूसरी बात मैं इसको नहीं बनती चाहते दिमाग से नहीं बनती अजीब बात न्यूटन्स के बारे में बात हो गई. अब वेट के फॉर्मूला एंड एवरीथिंग फिजिकल बैलेंस के थ्रू हम नॉर्मली मास को मेजर करते हैं, और जो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट. अब टर्मिनल वेलोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये ग्राफ होता है. ठीक है, अक्सर यू नीड टू ड्रॉ व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन वेयर दे आर आस्किंग यू फॉर ऑल ऑफ दिस, आपने वहां पे ये ग्राफ इजीली ड्रॉ करना होता है. अब इसमें करना क्या आप लोगों ने? दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर weight of the object becomes equals to the air resistance. ठीक है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो. और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो होती है इट और ऑब्जेक्ट उस टाइम पे क्या फॉल करता है? कांस्टेंट स्पीड से. एंड दैट मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है. एयर रेजिस्टेंस तो वेट जीरो कैसे हो सकता है? वेट की फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस दे आर एक्टिंग इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, so they are going to cancel each other. That's all. तो वेट जीरो हो जाएगा. वेट जीरो नहीं हो रहा. वेट हैज बिकम इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट वेट वो 700 न्यूटन. ठीक है. अब वेट तो स्टार्ट से ही ऑब्जेक्ट का एक्ट कर रहा है, बट एयर रेजिस्टेंस पे इमीडिएटली तो नहीं एक्ट करना स्टार्ट करेगी ना, a few seconds later. But air resistance would eventually increase as the speed increases. So there अरे would लेकिन come a एयर point रेजिस्टेंस when the air resistance would also have a value of 700. When this point reaches, when the weight and air resistance become equal to each other, तो resultant force क्या हो जाती है? Zero, क्योंकि they are acting in equal and opposite direction. मतलब वेट सेम रहेगा. एयर अगर रेजिस्टेंस वेट इंक्रीज होती है, वेट तो डेफिनेटली सेम रहना है यार. वेट तो फिक्स होता है ना mg वाला, क्योंकि आप अर्थ पे है तो जी की वैल्यू तो 9.8 है ही है ना. ओके. प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड. वो करना था, मैं सुबह में बताया था तुम लोगों को. सॉरी, अब मैं नहीं बोल सकता, मुझे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करनी है. अच्छा. सो वी नो वी हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ. गोइंग इन अ सर्कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, टेंशन का कॉन्सेप्ट याद रखें. टेंशन इज आल्सो अ फोर्स, और टेंशन बहुत टेंशन देते हो तुम लोग मुझे इस चीज के ऊपर. इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट व्हेन समथिंग इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग. ठीक है. स्ट्रिंग के साथ वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी दैट इज नोन एज टेंशन. अब सिंस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज टुवर्ड्स द सेंटर. जब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ऑन अ सर्कुलर पाथ,
तो टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होती है, वेट डाउनवर्ड कर रहा होता है, एंड दिस इज द पाथ कि अगर एट एनी पॉइंट दिस टेंशन स्टॉप्स वर्किंग। अब ये टेंशन बेसिकली क्या है? दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने पढ़ा था ना कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है रिजल्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैंडेटरी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट समथिंग इटसेल्फ, वो बल्कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय समथिंग। तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। दैट इज व्हाई वी आर शोइंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। इट्स नॉट लाइक कि ये टेंशन इस डायरेक्शन में, इट्स द टेंशन दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। The centripetal force is जी the force that acts on an object when an object is moving in a circle. So जब भी सर्कल में मूव करोगे या किसी कर्व में पाथ में मूव करोगे, resultant force is always going to act towards the center. Never, never ever forget that. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज, अच्छा यहाँ पे उसने ना सेंट्रिपिटल फोर्स की ना प्रॉपर्टीज डिस्कस की में। सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है mv²/r। नॉट दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट एट ऑल, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक उसने जेनेरिक यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट मास स्पीड, बिकॉज उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड रेडियस स्मॉलर तो सेंटीमीटर भी स्मॉलर, तो वो इनवर्स उसने रिलेशन डिस्कस कर दिया है। फॉर्मूला नहीं बस यहाँ पे दिया हुआ था, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अब ये जब इसमें हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इनवर्ट पुल करती है, क्योंकि वो एक्शन फोर्स होती है। रिएक्शन फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FUGAL, फ्यूगल फोर्स होती है, दैट एक्ट्स इन द आउटवर्ड्स डायरेक्शन। व्हेन दे बैलेंस आउट ईच अदर तो ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग इन अ सर्कल। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनवर्ट्स पुल करना। सेंट्रीफ्यूगल का क्या होता है? वो। अब यहाँ पे ही फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ inertia। inertia inertia क्या थी? It is a property of a body, of the body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूटन्स ने। दैट इज द ओनली थिंग। वो प्रॉपर इनर्शिया इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी थी जो रेजिस्ट करती थी एनी चेंज। इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। इट रेजिस्ट एनी चेंज। और इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो if we are standing in a bus and bus suddenly applies brake, we would move forward, and the reason behind that is cause our body is going to resist that change। हमारी body forward में जा रही थी, it will keep on going in the forward direction। ठीक है। So Newton's first law is Newton's law of inertia, because inertia and Newton's first law have the same meaning। और वो क्या है कि there is not going to be any change in the state of the body if external force is not going to act। अगर body rest में it's going to be at rest, if it's moving it's going to keep moving unless an external force is applied onto it। Newton's second law is also known Newton's F is equals to ma is Newton's second law. That is, when a force is applied onto an object, acceleration is produced, which is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the object। From there, we have F is equals to ma. It has a unit of newtons and it's a vector quantity। F is equals to W is equals to mg कब होता है? हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, F is equals to ma and W is equals to mg। ठीक है। A is replaced by G जब हमारे पास क्या होता है? फ्री फॉल मोशन होता है। ठीक है। तो W और फोर्स आपस में इक्वल हो जाती है, cause the only force that is acting on the object at that particular moment is that। okay। F is equals to ma का फॉर्मूला डिस्कस हो गया। वी नो द यूनिट्स ऑफ फॉल कि फोर्स न्यूटन्स में होता है, मास किलोग्राम्स में, एक्सेलरेशन इनटू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ए एंड जी
are replaceable only if it's free fall or no air resistance is acting on the object. No friction, no resistance. Okay? अब न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी दे ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो थर्ड लॉ क्या है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल in magnitude but direction is opposite. Acha, magnitude being equal is only because if the two bodies have equal masses. अगर equal masses नहीं है तो magnitude of action and reaction can never be same. ठीक है? For every action there is an equal and opposite reaction. But sometimes वो ये होता है वो एक deeper concept है but let's stick to definitions that is going to work enough for your exam based questions. हाँ, they never act on the same body. ये पॉइंट जरूर याद रख दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी अब जो मोमेंटम होता है मोमेंटम एंड इनर्शिया दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इफ देर इज मोशन इन अ बॉडी देर इज गोइंग टू बी मोमेंटम अगर मोशन नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर तो देर विल बी no momentum in a body momentum is represented by p and it's the product of mass and velocity it has direct relationship with both mass and velocity. So greater the mass, greater is going to be velocity. Impulse is the force that acts on an object for a very short interval of time. और impulse हम कैसे calculate करते हैं we are going to study that in the next lesson. Short period impulse ये होता है कि जब contact होगा between the two objects तब जो force act करेगी on an object for a very short interval that is going to be known as impulse. F is equals to ma and momentum is equals to mv. This is going to help us to form